अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम वेटरनरी इम्पोर्टेंस की कुछ ऐसी कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम कि जो जानवर की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं। हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ ली जिनमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस भी हैं कि जो जानलेवा हद तक जा सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जो इटसेल्फ इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, लेकिन उनके जो सिम्टम होते हैं वो दूसरी डिजीज़ के साथ मिलते होते हैं और हमें उनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। उनमें से एक ऐसी कंडीशन कि जो इटसेल्फ इतनी ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकती है कि अगर ये रिकवर ना हो या इसकी ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट नहीं की। तो आज हम पढ़ेंगे इंडाइजेशन के बारे में। सिंपल इंडाइजेशन, डाइटरी इंडाइजेशन आप उसको कह सकते हैं। इंडाइजेशन से मुराद है खुराक का हज़म ना होना। इस बीमारी को समझने के लिए आप ये समझें कि जो रूमिनेंट का स्टोमक होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, और किसी ऑर्गेनिज्म में जिस तरह इंसानों में इस तरह की कैपेसिटी नहीं होती कि वो सेलुलोज को या प्लांट मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सके। तो जानवरों में ये कैपेसिटी इसलिए होती है कि उनके स्टोमक के अंदर इस तरह के माइक्रोफ्लोरा होता है, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो ऐसे एंजाइम सेक्रीट करते हैं कि जो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इन माइक्रोफ्लोरा के काम करने के लिए उनको एक स्पेशल किस्म की पीएच चाहिए होती है, जो कि 6 से लेके 7 तक, नॉर्मली 6.8, लेकिन अगर इसको हम ब्रॉडली स्पीकिंग करें तो 6 से लेके 7 तक, 6 से 7 तक जो पीएच है उसके अंदर वो काम करते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसी कोई भी फीड जो है वो खा लें कि उनकी पीएच या 7 से ऊपर चली जाए या 6 से नीचे आ जाए, उनकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर वो माइक्रोफ्लोरा नॉर्मली अपना काम नहीं कर सकते तो वो खुराक को हज़म नहीं कर पाएंगे और हमें जानवर में जो है इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो नज़र आएगी। आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि माइक्रोफ्लोरा को काम करने के लिए एक पीएच चाहिए, और वो पीएच जो है वो प्रोवाइड की जाती है उस फीड के साथ कि जो फीड जानवर खा रहा है। अगर खुराक में सडन चेंज हो जाए, किसी भी तरह का एब्रप्ट चेंज आ जाए खुराक में, तो क्या होगा कि पीएच डिस्टर्ब होगी और फिर वो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होंगे और उसके नतीजे में जो है ना डाइजेशन इफेक्ट होगा। तो किसी भी तरह का फीड चेंज जो है वो हो जाए, जैसे कि नॉर्मली आप खुराक दे रहे हैं और जो है वो कोई सडनली कोई ऐसी खुराक आ जाए कि जो पैलेटेबल हो और जानवर ज़्यादा खा जाए, जैसे कि ग्रेन है, तो वो ग्रेन जानवर के पास आ जाए तो वो ज़्यादा खा जाए तो इंडाइजेशन हो जाएगी। अगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा है तो वो कार्बोहाइड्रेट इंगॉर्जमेंट की तरफ चला जाएगा। तो ये ज़्यादातर ये बीमारी स्टॉल फैट जो एनिमल होते हैं उनमें होती है, क्योंकि हम उसको खुद फीड कर रहे हैं और डेली एक ही तरह की फीड को मेंटेन करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक रफ़ज यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरी तरह का रफ़ज यूज़ कर देंगे, कोई दूसरी तरह की खुराक यूज़ कर देंगे, कोई फीड और यूज़ कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानवर को एक वंडा दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आप क्या करते हैं कि किसी और कंपनी से वंडा ले लेते हैं या कोई और चीज़ उसको सप्लीमेंट के तौर पे देना शुरू कर देते हैं एब्रप्टली, अचानक, तो क्या होगा कि उनमें ये जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। जानवर अगर साइलेज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेता है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह ही कोई हे वगैरह है और वो लो क्वालिटी है तो जानवर वो खा ले ज़्यादा क्वांटिटी में, या आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, आप उसको वो खिला रहे हैं, तो क्या होगा कि तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो एनी टाइप ऑफ डाइटरी चेंज विल लीड टू इंडाइजेशन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई यूरिया वगैरह या इस तरह की चीज़ जो है आप डाइट में यूज़ करते हैं जानवर की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, तो क्या होगा, तब भी ये पीएच डिस्टर्ब होगी
और पीएच डिस्टर्ब करने होने के चक्कर में जो है उसकी इंडाइजेशन जो है जाएगी। जानवर को बेडिंग का मटेरियल है वो खा ले तो प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी अननेचुरल चीज़ जो है वो खा ले तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो उसकी पीएच को बढ़ा दे या कम कर दे उसकी इंडाइजेशन का बायस होगी। अगर हम इसको ये माइल्ड हो और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको इसकी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं देते तो ये किसी बैड साइड पे भी जा सकती है। तो ये इसकी बेसिकली वजह या इटियोलॉजी हो गई, सडन डाइटरी चेंज। और चेंज किसी भी टाइप का, किसी भी तरह का डाइटरी चेंज, आप उसको साइलेज खिला रहे हैं या अचानक साइलेज पे ले आते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। इसी तरह अगर आप उसको हे खिला रहे हैं तो डायरेक्टली जो है आप किसी फोरेज पे ले जाते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। फोरेज खिला रहे हैं और हे पे लेके आते हैं तब भी प्रॉब्लम होगी। सडन चेंज होगा तो वंडा दे रहे हैं, वंडा स्टॉप करते हैं, या वंडा नहीं दे रहे, वंडा डालना शुरू करते हैं, बस डाइटरी चेंज चाहिए और ये जो है डाइटरी हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप डाइट को चेंज करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसको स्लोली करते हैं। अचानक या एब्रप्टली जो है ना, जानवरों में ख़ासतौर पर रूमिनेंट्स में डाइट को चेंज नहीं करते, क्योंकि स्टमक इस कैपेबल नहीं होता कि उस डाइटरी चेंज को बर्दाश्त कर सके। तो अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की तरफ। तो जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं कि किस चीज़ की वजह से ये इंडाइजेशन हो रही है। इंडाइजेशन की सबसे जो कॉमनली अवेलेबल जो सिम्टम होता है वो जानवर खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, उसके बाद जो इनके जो बाउल मूवमेंट है या उसका जो स्टूल पासिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर जो जिस तरह की भी डाइट होगी उसके हिसाब से जो है साइन आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइलेज में एक्सेस ऑफ साइलेज खाने की वजह से अगर इसको डाइटरी प्रॉब्लम होती है या इंडाइजेशन होती है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा। उसके बाद क्या होगा कि उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा और जो उसका जो फीसिस है वो भी नॉर्मल होगा, और उसके अलावा जो है या तो वो सख्त हो जाएगा फीसिस या नॉर्मल होगा। लेकिन अगर यही जो है अगर ग्रेन ओवरलोड की वजह से हो जाए, ग्रेन्स अचानक खा लें तो क्या होगा कि इंडाइजेशन तो है ही, साथ वो जो खा पी भी नहीं रहा, उसकी जो भूख भी मर गई है, वो खा भी नहीं रहा कुछ भी। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसका स्टूल होता है वो पतला हो जाता है, स्मेली होता है और वाटरी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वजह से ये जो डाइटरी प्रॉब्लम है उस हिसाब से जो है उसके जो स्टूल होगा और उस हिसाब से उसके सिम्टम होंगे। जो रूमिनल मूवमेंट्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं जब आप नॉर्मली जब आप स्टमक को देखते हैं उसके लेफ़्ट फ्लैंक की तरफ से, लेफ़्ट साइड की उसको अगर देखें तो आप उसको उसका जो ट्यूमन है आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उसकी नॉर्मल मूवमेंट होती हैं। जब आप देखेंगे कि रूमन ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ रहा है, फिर अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। आप जानवर के पास जाके ये ऑब्ज़र्व करें, ख़ासतौर पर जो लार्ज रूमिनेंट्स है, कैटल और बफलो। तो आप नॉर्मली जब इसको देख लेंगे एक बार तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे इंडाइजेशन में तो वो जो मूवमेंट होती है उसके जो फ्लैंक की वो स्टॉप हो जाती है। बेशक थोड़ी मूवमेंट होती है, 1 मिनट में 1 या 2 या 3 बार होती हैं, लेकिन मूवमेंट होती ज़रूर है। वो मूवमेंट अगर स्टॉप हो जाए, बेसिकली वो मिक्सिंग हो रही होती है उस एंजाइम्स की उस फीड कंटेंट के साथ, तो ये इंडाइजेशन के केस में वो स्टॉप हो जाएगी। सबसे पहले तो आप वो देखेंगे तो आपको जो रूमन की जो मूवमेंट है, जो नॉर्मल मूवमेंट है, वो स्टॉप हो जाती हैं। ये बेशक किसी भी तरह की डाइटरी चेंज की वजह से हो, इंडाइजेशन होगी तो जो रूमिनल मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी। हम इसको रूमिनल स्टेसिस बोलते हैं, रूमिनल स्टेसिस। नॉर्मली ये कंडीशंस खुद ब खुद रिकवर कर जाती हैं, लेकिन अगर रिकवर नहीं करती तो फिर हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ग्रेन जो मैंने आपको बताया इसके ज़्यादा खाने की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्रेन इंडाइजेशन से बढ़ के जो है ये चली जाती है ग्रेन ओवरलोड की तरफ या कार्बोहाइड्रेट एनगॉर्जमेंट की तरफ। सो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना पड़ेगा कि ये कौन सी डिजीज़ है और इसको बाकी डिजीज़ के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी डायग्नोसिस की तरफ। डायग्नोसिस आपको पता है हिस्ट्री, क्लिनिकल साइंस की बेसिस पे होता है और उसके बाद लैब डायग्नोसिस होता है। हिस्ट्री तो आपको पता है कि सडन डाइटरी चेंज हो जाएगी, कि जब आप उसको देखते हैं तो डाइटरी चेंज हुआ और उसके बाद जो है उस वक्त उसने खाना पीना छोड़ दिया, आपके पास आया, आपने उसका जो है एग्जामिनेशन किया। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप उसका टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर नॉर्मल होगा
और बाकी और कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही, आपको सिंपल वो जानवर नहीं खा रहा, तो आपको समझ आ जाएगी कि सिंपल जो है इसको इंडाइजेशन का इशू है, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको उसको एज आ इंडाइजेशन ट्रीट करेंगे। अगर आप बात करें लैब डायग्नोसिस की, तो लैब डायग्नोसिस में हम उसका जो है रूमिनल कंटेंट चेक कर सकते हैं कि उसमें प्रोटोजोआ का जो क्या है सीन, के प्रोटोजोआ है नहीं है, ज़िंदा हैं, मर गए हैं या किस तरह के हैं। उसके अलावा हम उसकी पीएच चेक कर सकते हैं। अगर पीएच जो है वो 6 से नीचे आ जाए या 7 से ऊपर चली जाए, 6 से नीचे, पीएच अगर 6 से नीचे आ जाए और 7 से ऊपर चली जाए तो ये जो है ये बेसिकली इंडाइजेशन का केस होगा। लेकिन अगर 5.5 से पीएच नीचे आ जाए तो याद रखिएगा कि ये कार्बोहाइड्रेट इंगॉर्जमेंट के तौर पे डील होगा, ये सिंपल इंडाइजेशन के तौर पे डील नहीं होगा। 5.5 से नीचे अगेन मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, ये डील होगा एज आ कार्बोहाइड्रेट इंगॉर्जमेंट। इसके डायग्नोसिस में आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि इसको बाकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनसे आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस आपने पढ़ा है कि रेटिकुलम और पेरिटोनियम के जो है डैमेज हो जाती है, किसी भी मेटेलिक चीज़ के खाने की वजह से वो क्रॉस कर जाता है और रेटिकुलम और पेरिटोनियम डिस्टर्ब हो जाती है। तो रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस में और इसमें जो है सेम तकरीबन साइन होते हैं, लेकिन रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस में बाजू का टेम्परेचर होता है। सेकेंडली जब आप उसकी जो ज़ीफाइड के ऊपर प्रेशर देंगे या उसको टच करेंगे तो जानवर को पेन फील होगी। अगर तो जानवर एज अ पेन रिस्पॉन्ड करे तो ये समझ जाएं कि ये रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस का केस है। इसी तरह और बहुत सी बीमारियां हैं कि जिनमें जानवर खाना पीना छोड़ता है, जैसे कि वेगल इंडाइजेशन है जो कि नर्व वेगस नर्व की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो आपने उसको भी रूल आउट करते हुए जो है करना है कि वेगल इंडाइजेशन तो नहीं है या जो है एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं। एबोमेज़म जो है उसको आप फील करेंगे परकशन और थ्रू ऑस्कल्टेशन। तो क्या ये एबोमेज़म तो नहीं अपनी प्लेस से हट गया हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो है रूल आउट करके फिर आप कहेंगे कि ये सिंपल इंडाइजेशन है। इट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर डिजीज़। इसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर जो है आप इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली कर सकेंगे। और बाकी अगर हमने किसी बड़ी डिजीज़ को सिंपल इंडाइजेशन के तौर पर ट्रीट कर दिया तो हो सकता है कि हम रॉन्ग वे में चले जाएं या जानवर की जो है डेथ हो जाए, क्योंकि उसको कंडीशन कोई और हो लेकिन हम इसको एज अ सिंपल इंडाइजेशन कर रहे हैं। सो हमें पता होना चाहिए कि ये सिंपल इंडाइजेशन है या कोई और केस है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। आप श्योर हो जाते हैं सारे चीज़ें, सिम्टम्स, लैब डायग्नोसिस और सारी चीज़ें देख के आप पास कंफर्म हो जाता है कि ये सिंपल इंडाइजेशन का केस है। तो सिंपल डाइजेशन जो होती है नॉर्मली 24 से 48 घंटे के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाती है, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं और डिपेंड करता है कि उसको किस चीज़ का इशू है। जैसे कि अगर उसके जो है र्यूमिनल स्टेसिस हुए पड़े हैं और उसके जो है पीएच चेंज हो चुकी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल जो ल्यूक वार्म वाटर है, गर्म पानी तकरीबन जो है 20 लीटर के करीब आप एक लार्ज एनिमल में क्या करेंगे, उनके स्टोमक के अंदर स्टोमक ट्यूब के ज़रिए जो है उसके र्यूमर में डालेंगे और फिर उसको आटे की तरह से जो है ना पैरालंबर फोसा जो बाहर से नज़र आ रहा होता है र्यूमन, उसको आटे की तरह से नीड करेंगे ताकि उसका जो कंटेंट है उसके अंदर पानी मिक्स हो जाए और वो जो प्रॉब्लमेटिक इशू है वो डाइल्यूट हो जाए। तो हम ऐसे कर सकते हैं। सेकेंडली अगर पीएच नीचे है तो हम उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसके लिए जो पीएच है वो 6 से नीचे होनी चाहिए। अगर 6 से नीचे नहीं है तो आप उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर नॉर्मल पीएच पे उसका स्टोमक है तो आपने उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया तो उसका ओवरऑल जो बॉडी का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाएगी और अल्कलोसिस की तरफ चला जाएगा और ये इटसेल्फ डेंजरस है और ये इटसेल्फ जो है इंडाइजेशन का बायस है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपने उसने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देनी है तो उसकी पीएच जो है वो 6 से कम हो रही मिनरल कंटेंट्स की। उसके अलावा बाकी चीज़ें हम दे सकते हैं, जैसे नक्स वोमिका दे सकते हैं, हम उसे अदरक दे सकते हैं,
या इस तरह के जो डिफरेंट एथनो वेटनरी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस हैं, डिफरेंट यूज़ करते हैं, हम उसको वो दे सकते हैं, हाजमे वाली जो चीज़ें होती हैं, ताकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिज़ॉल्व हो सके। अच्छा, अगर तो आपने उसको यूरिया या नाइट्रोजन की एक्सेस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको विनेगर देंगे। अगर हम विनेगर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पीएच है वो उसकी नॉर्मल की तरफ चली जाएगी और इंडाइजेशन वाला प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। फीड जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है उसको स्टॉप कर दें, नॉर्मल जो है फीड पे ले आएँ, तो ये ख़ुद ब खुद जो डिज़ीज़ है ये ठीक होती रहेगी। और कंट्रोल इसका ये है कि जब भी कभी आपने फीड को चेंज करना है तो उसको स्लोली स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है। थोड़ी सी फीड ऐड करें और उसको इंक्रीज़ करते जाएं, और इस तरह करके किसी भी फीड में एब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और ये ज़्यादातर स्टॉल फैड या हैंड फीड जो एनिमल होते हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। तो फीड को थ्रू आउट द ईयर आप ऐसा करें कि नॉर्मल बनाने की कोशिश करें कि एक तरह की फीड सारा साल चले। लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि साला साल एक ही खुराक चले, तो आप उसको जो है वो टेपर्ड करके करेंगे। टेपर्ड से मुराद ये है कि जो खुराक आपने रिप्लेस करवानी है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएं, और जो आपने खुराक डालना शुरू करनी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ करते जाएं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने सिंपल इंडाइजेशन के बारे में पढ़ा। ये बहुत ही अहम है जानना कि सिंपल इंडाइजेशन क्या होती है और उसको बाकी डिजीज़ के साथ डिफरेंशिएट कैसे करना है, ताकि हम किसी बड़ी बीमारी को सिंपल इंडाइजेशन समझ के उसकी ट्रीटमेंट में कोताही ना बरत दें। तो सिंपल इंडाइजेशन के बारे में पढ़ें। कोई कन्फ्यूजन हो तो यू में आस्क, इसके बारे में आप पूछ सकते हैं सवाल। मैं 24 घंटे ऑलमोस्ट इधर ही होता हूँ। आपके कमेंट का रिप्लाई जो है आपको पता है कि इमीडिएटली मिलता है। अगर इमीडिएटली नहीं तो जैसे ही मुझे टाइम स्पेयर होता है मेरे पास, मैं उसके ऊपर कमेंट करता हूँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे फेसबुक का जो है लिंक वो भी दिया हुआ है, और जो फेसबुक हमारा पेज है वो भी दिया हुआ है। फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी मैसेज कर सकते हैं, और मेरा जो प्रोफाइल का जो है फेसबुक प्रोफाइल उसका भी जो है लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल इंडाइजेशन के बारे में था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर एक जो नई आने वाली वीडियो है वो इजीली पहुंच सके। और बेल आइकन आपको बताता है कि कौन सी मैंने कोई वीडियो अपलोड की है, वो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एक मैसेज की तरह। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।